हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला साइंस पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने गाला का पेपर नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन किया है, साथ साथ में मार्वल के भी पेपर का सॉल्यूशन किया है। उन सबकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप है। इन CaCl2 प्लस x गिव्स CaSO4 प्लस 2NaCl x इज इक्वल टू डैश। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो राइट हैंड साइड पे 2NaCl लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें Na जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए, साथ साथ में SO4 भी होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ए के अंदर गिवन है, हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए। सेकंड में पूछा है हुज एलोट्रोपिक फॉर्म इज फुलरिन। तो आपको पता है कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, उसमें से एक एलोट्रोप फुलरिन होता है, हम टिक करेंगे हमारा ऑप्शन कार्बन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है इन ह्यूमन किडनी इज अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। आपको पता है कि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम टिक कर देंगे ऑप्शन सी। फोर्थ में पूछा है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो होता है ओम इनटू मीटर, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो हम वो वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। फिफ्थ में पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो R इज इक्वल टू 2F, ये फॉर्मूला होता है जो हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, R इज इक्वल टू 2F। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में पूछा है खनक कैन नॉट डिस्टिंक्टली सी एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर फार फ्रॉम हिम, लेंस ऑफ व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। 2 मीटर से दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसको मायोपिया है। मायोपिया के लिए यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है, तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव पावर वाला आना चाहिए। साथ साथ में हमें यहाँ पे जो 2 मीटर गिवन है वो उसकी फोकल लेंथ बन जाएगी, तो P इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो 1/2 करोगे तो आंसर आएगा 0.5। साथ साथ में नेगेटिव साइन आएगी बिकॉज ऑफ कॉनकेव लेंस, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी -0.5 डायोप्टर। सेवेंथ नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो वहां पे हम निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे निकल। क्वेश्चन नंबर 8 में है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर kept in a magnetic field is in dash direction to the magnetic field। हमेशा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे परपेंडिकुलर। फिर 9th नंबर के क्वेश्चन में पूछा है इन ह्यूमंस द फ्लूइड अदर देन ब्लड दैट हेल्प इन ट्रांसलोकेशन इज। ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड के अलावा जो लिम्फ होता है वो ट्रांसलोकेशन के काम में आता है, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर 10th में पूछा है डैश इज अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए के अंदर एक ऐसा कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन है जो जो हमारा प्रोटीन है उसकी इंफॉर्मेशन के सिंथेसिस के काम में आता है, तो वो पोर्शन को जीन्स कहा जाता है, तो हम यहाँ पे टिक करने वाले हैं जीन। 11th में पूछा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज एट द डैश साइड ऑफ द मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका प्रिंसिपल फोकस मिरर के पीछे होता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे बैक। 12th नंबर में पूछा है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ डैश किलोमीटर। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होता है, हम उसको 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे 2 किलोमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं
ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कॉपर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl। तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। हमारा आंसर आएगा फॉल्स। फिर पूछा है वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, दैट इज ट्रू। 15th में पूछा है इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, ये सबको पता है, दैट इज ट्रू। और 16 में पूछा है pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6, pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8 एंड B इज मोर एसिडिक देन A। ये तो गलत हो गया बिकॉज A का pH वैल्यू कम है, वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये हमारा आंसर आएगा इसका फॉल्स। अब है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा होता है ब्रेन। तो आप दोनों यहाँ पे आंसर लिख देना। फिर 18 में पूछा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ एज कंपेयर टू दैट इन वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज दिस एक्शन कॉल्ड। जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं इसको हम मियोसिस कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आंसर याद रखोगे मियोसिस। फिर पूछा है फाइंड एंड राइट द मिसमैच्ड पेयर, इसमें से कौन सी पेयर मिसमैच्ड है। तो फर्स्ट वाला आप रीड करोगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दैट इज ड्यू टू यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर, ये नहीं होता। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वहां पे यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ही आंसर जो है वो मिसमैच्ड है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर लिख देंगे। फिर 20 वाला एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, द रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट इज अप्लाइड व्हाट विल बी द पावर यूज्ड। आप देखो जब वोल्टेज 220 है तो पावर 100 वॉट हो चुका है, लेकिन जब वोल्टेज को हाफ कर दिया तो पावर कितना होगा ऐसा हमें पूछा है। तो फर्स्ट केस में वोल्टेज था 220 वोल्ट, उस केस में आप पावर देखोगे तो 100 वॉट गिवन है, P1 इज इक्वल टू 100 वॉट। अब इन्होंने क्या किया है वोल्टेज को हाफ कर दिया, 110 कर दिया, तो अब पावर क्या होगा ऐसा पूछा है। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे P2 अपॉन P1 करूं तो यहाँ पे V2 अपॉन V1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो P2 अपॉन 100 इज इक्वल टू V2 है मेरे पास 110, ये है मेरे पास 220 और उसका स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू 100 और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो मेरा जो पावर है वो बन जाएगा 25 वॉट, तो उसका आंसर आप लोग लिख दोगे 25 वॉट। अब है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग अगर आप यहाँ पे रीड करोगे तो 21 वाला जो है वो है ऑक्सीन, और ऑक्सीन जो है वो फोटोट्रोपिज्म के काम में आता है, तो हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे सी। नेक्स्ट हमारे पास जिबेरेलिन, जिबेरेलिन का काम होता है स्टेम को ग्रो करना, उसको हेल्प करना, तो हम टिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। फिर 23 में आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब जब केमिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं बॉडी के अंदर, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी। और इकोसिस्टम जो है वो बनता है लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट से, जो हमें ऑप्शन सी में गिवन है। इस तरीके से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, जिसमें एनी 9 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। 25th वाले क्वेश्चन में पूछा है गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में हम कौन से केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, डाइजेशन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, ये सारे हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते ही हैं। फिर है 26 नंबर, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव टू एग्जांपल। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके दो ही एग्जांपल है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। 27 में पूछा है कंपेयर एयर सैक्स एंड रीनल डक्ट।
एयर सैक का मतलब एल्वियोलाई जिसको कहा जाता है, जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमारा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो है हमारे लंग्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, मतलब कि सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं। फिर होता है रीनल डक्ट। रीनल डक्ट जो है वो हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो यूरिन के एक्सक्रीशन के काम में आता है, और ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है। फिर आर्टरीज और वेन के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो आर्टरीज आपको पता ही है रेड कलर की होती है, वेन्स जो है वो ब्लू कलर के होते हैं। आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड को कैरी करके लेके जाती है, वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट तक लेके आती है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरीज जो है वो ज्यादा मस्क्यूलर होती है एज कंपेयर टू वेन्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को खास करके याद करने पड़ेंगे। फिर पूछा है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिनेशन के अंदर आप देखोगे तो पॉलेंस ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो पॉलेंस होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो हमेशा पॉलिनेशन के बाद में होता है। ये मेन डिफरेंस है। फिर फिजिक्स का एक क्वेश्चन पूछा है, वी शुड थैंक गॉड फॉर अपेरेंटली इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द डे 4 मिनट्स एवरी डे। हमेशा जो है वो हमें ऐसा लगता है कि डे की जो लेंथ है वो 4 मिनट्स बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज होराइजन से 2 मिनट्स अर्ली हमें सनराइज दिखाई देता है और 2 मिनट्स लेट सनसेट दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वापिस से बता रहा हूं, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट कंटिन्यूअसली बेंड होती है, जिसकी वजह से हमें सन जो है वो होराइजन से ऊपर 2 मिनट्स अर्ली दिखाई देता है, और जब डे एंड होने वाला होता है, सनसेट होने वाला होता है, तो 2 मिनट्स लेट तक हमें वो सनसेट दिखाई देता है। एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें वो सनसेट दिखाई देता है 2 मिनट तक एक्स्ट्रा। इसलिए 2 मिनट अर्ली और 2 मिनट लेट, ऐसे टोटल 4 मिनट्स का जो है पर डे जो है हमें डिफरेंस दिखाई देता है। अब एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस दे दिया है 20 ओम, करंट दे दिया है 5 एम्पियर, और हमें हीट निकालना है, और टाइम दे दिया है 30 सेकेंड। तो हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, मतलब कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30, 25 इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 150, और पीछे और 2 जीरोस डाल दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 15,000 जूल्स। अब इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है, तो इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। आप लोग डेफिनेशन लिख देना, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम टेकन। यूनिट पूछे तो आप लोग लिख देना वॉट, इसको हम कैपिटल W से डिनोट कर, ये बनेगा इसका आंसर। फिर पूछा है क्वेश्चन 33 में, व्हाई डू 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करता है। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 टेंजेंट नहीं हो सकते, ये चीज याद रखना, बिकॉज टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो पर्टिकुलर कर्व को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। मान लो हमारे पास ऐसे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो वो इंटरसेक्ट होते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, दूसरा टेंजेंट ऐसे बनेगा, जो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही फोर्स लग सकता है,
ऐसा नहीं होगा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स लगे बिकॉज ऑफ वन मैग्नेट। एक मैग्नेट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दो डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा। उसी रीजन की वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी, और क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट होती है तो वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, और वो दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती। ये हमेशा आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछा जाता है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। अब है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब टॉक्सिसिटी यानी कि केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारे वाटर के साथ कोई केमिकल मिक्स हो चुका है, अब वो केमिकल वाटर कोई फिश कंज्यूम करती है तो वो फिश के बॉडी के अंदर केमिकल चला जाएगा। मान लो किसी बर्ड ने वो फिश को खा लिया, तो अब वो केमिकल जो है वो फिश की बॉडी में से चला गया बर्ड की बॉडी में। तो इस तरीके से जब कोई केमिकल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रैवल करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब है 35 नंबर का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। What will happen if we kill all the organisms of one tropic level? हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट होते हैं। मान लो वन ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने किल कर दिया, मार दिया या खत्म हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो समझना, इफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉपिक लेवल आर किल्ड, it will create an imbalance and overpopulation at previous tropic levels, and the flow of energy and food resources will stop. मान लो कि सारे के सारे कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, तो क्या होगा? हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, और जो एनर्जी का फ्लो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, वो स्टॉप हो जाएगा। हमें पता है कि जितने भी ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, बिकॉज फूड और एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। मतलब कि अगर एक लेवल के ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे तो उसका इंपैक्ट दूसरों के ऊपर आएगा, और अल्टीमेटली जो पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर 36 वाला है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये डायग्राम दे दिया है, आपको ये पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है, आप लोग ये नोट कर लेना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 37 वाला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स? क्यों अर्थ वायर की जरूरत होती है? तो अर्थ वायर जो है खास करके जो मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होता है, बिकॉज मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम टच करेंगे तो हो सकता है कि हमें शॉक लगे, बिकॉज कई बार फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से शॉक लग सकता है। तो वो शॉक से बचने के लिए कई बार हम जो है वो मेटालिक वायर को जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्कर्स होते हैं और हमें एनी 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। 38 में पूछा है व्हाट इज रेंसिडिटी एंड स्टेट रेमेडीज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट दैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड। हमें पता है कि फूड के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है ऑयल, दूसरा होता है फैट। जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसकी वजह से बैड स्मेल और बैड टेस्ट आता है, जिसको हम कहते हैं कि फूड जो है वो हमारा सड़ चुका है। उस सड़ने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी। इससे बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। सेकेंड, हम यूज कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स, जिसमें एयर जो है वो कभी भी फूड के अंदर मिक्स नहीं होगी। थर्ड, हम यूज कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर, बिकॉज जब टेम्परेचर लो हो जाता है
तो रेंसिडिटी वाली जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगी। और लास्ट में हम फूड पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो 4 मेथड्स है उससे रेंसिडिटी प्रिवेंट की जाती है। फिर पूछा है मेटल ए इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस while its oxide B possesses amphoteric property, identify A and B and describe thermite process। तो जो मेटल थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमारा ए का आंसर आएगा एल्यूमिनियम। और वो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी रखता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमने ए और बी दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, तो वहां पे आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और आयरन वहां पे लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको यूज किया जाता है रेलवे के अंदर वेल्डिंग करने के लिए। फिर है 40 नंबर जो एक गिव रीजन है। फर्स्ट पूछा है इसके अंदर कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर प्रिजर्व्ड अंडर ऑयल या तो केरोसिन। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। वो एयर एज वेल एज वाटर दोनों के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से आग लग सकती। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं सो दैट वो कभी भी एयर, मॉइस्चर या वाटर के साथ कांटेक्ट में ना आए। सेकेंड गिव रीजन पूछा है एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेकिन फिर भी उसको कुकिंग में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म की जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये जो थिन लेयर है वो फर्दर कोरोजन से एल्यूमिनियम को प्रिवेंट करती है। इसलिए एल्यूमिनियम का कभी भी कोरोजन नहीं होता उस लेयर की वजह से। इसलिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं कुकिंग के अंदर। फिर 41 में पूछा है व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलाई। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक सडन एक्शन होता है, अचानक से हम स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू क्विकली एडेप्ट टू एन एडवर्स सर्कमस्टांस दैट कुड हैव द पोटेंशियल टू कॉज बॉडीली हार्म और इवन डेथ। ये रिस्पॉन्स इतना फास्ट होता है कि कई बार जब हमारे ऊपर थ्रेट होता है बॉडी हार्म का तो तुरंत ही ये रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने गलती से वार्म वाटर के अंदर या हॉट वाटर के अंदर गलती से हाथ डाल दिया तो तुरंत ही हमारा हैंड पीछे की तरफ आ जाता है। बहुत ही फास्ट एक्शन होता है, इसी टाइप के एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फिर पूछा है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो प्लांट के अंदर होता है। अगेन ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया है, डायग्राम के साथ आपको बताना है। ये रहा उसका डायग्राम और ये रहा उसका आंसर, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। फिर पूछा है where does the formation of germ cell take place, explain their path of conduction with the diagram। यहाँ पे जर्म सेल प्लांट के लिए है कि एनिमल्स के लिए उसके बारे में बताया नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एनिमल्स के लिए बताया है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए बताया है। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि ये पर्टिकुलर थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज बायोलॉजी का है, लर्निंग वाला पोर्शन है। आप लोग इसको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को आंसर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से कर ले। अब फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग n/1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक्चुअल में एक रेशियो होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जिसको हम c से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम जिसको हम v से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बनता है n = c/v। n/1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2
डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। फिर पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम और दूसरा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इन दोनों के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा डिपेंड करता है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी। फिर इसके बाद हमें पूछा है स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ n21 एंड n12। n21 मल्टीप्लाई बाय हमें n12 करना है, तो n21 का मतलब होता है n2 अपॉन n1, n12 का मतलब होता है n1 अपॉन n2। कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। तो ये आप लोगों को याद रखना। फिर पूछा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक्चुअल में ये 3 मार्क्स में कभी नहीं पूछना चाहिए, फिर भी इन्होंने पूछ लिया है, हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को बोर्ड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ये दो क्वेश्चन को कंबाइन करेंगे तो ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। फिर भी इन लोगों ने 3 मार्क्स का पूछ लिया है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि जो हमारी 3 रेज है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, जो है वो हमेशा सेम प्लेन में रहेगी। और सेकंड हम स्नेल्स लॉ देखते थे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ये हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा था। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब भी लाइट ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम का मतलब यहाँ पे एयर हो गया, डेंसर मीडियम का मतलब यहाँ पे ग्लास हो गया। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, मतलब कि एंगल R जो है वो क्या बन जाता है, लेस देन एंगल I। फिर उसका ऑपोजिट, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब कि R विल अगेन बी लेस देन E। यहाँ पे ये जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट एंगल। तो लाइट यहाँ पे बेंड होती है 2 बार, एक ये वाले इंटरफेस पे PQ पे और दूसरा इंटरफेस है RS, वहां पे लाइट बेंड होती है। ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो 2 बार यहाँ पे लाइट बेंड होती है। ये पूरा का पूरा फेनोमेना जो है आप लोगों को खास करके याद रखना पड़ेगा विथ डायग्राम। 4 मार्क्स में ये अलग से बहुत बार पूछा गया है। अब पूछा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। How would you conclude that the 3 resistors connected in parallel with a battery have same potential difference across 2 ends? हमें कैसे पता चलेगा कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है? तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा देंगे। जब वोल्ट मीटर सेम वैल्यू दिखाएगा R1, R2 और R3 के अक्रॉस में, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस में कैसा है, इक्वल। हमें अब यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का डेरिवेशन भी करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना देंगे। R1, R2 और R3 हमारे तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। हमने एज्यूम कर लिया कि वहां पे I1, I2 और I3 ऐसे 3 करंट जा रहे हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है। तो टोटल करंट I जो है वो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो। ये तीनों की तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे रख दिया। फिर क्या होगा, वहां से V को कॉमन निकाल लेंगे। V को कॉमन निकाल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कैंसल, तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन डी, जिसमें एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट हमें एक एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये जनरल इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो हमेशा 3 चीजें ही फॉर्म होगी, हमेशा सॉल्ट बनेगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और हमेशा वाटर निकलेगा। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट यानी कि NaCl बनेगा, और CO2 और H2O तो हमेशा निकलने ही वाला है। सेम अप्लाइज फॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहां पे भी NaCl, H2O और CO2 ही निकलने वाला है। इसकी एक्टिविटी भी आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को लेके रखा है, फिर हमने यहाँ पे HCl को ऐड किया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पे पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब नंबर B के अंदर आ जाती है, जहां पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके रखा हुआ है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये सब कुछ आप लोगों को याद ही होना चाहिए। फिर पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है जिप्सम में से। जिप्सम का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब जब हम उसको हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो वहां से इवापोरेट हो जाता है। CaSO4 के साथ हाफ मॉलिक्यूल ही रहता है वाटर का, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP। उस POP का डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर्स के लिए। डेकोरेटिव मटेरियल घर पे POP लगाया जाता है, उससे हम टॉयज बनाते हैं, और कोई भी सरफेस को अगर स्मूथ करना है तो वहां पे भी हम POP को यूज करते हैं। अब आगे पूछा है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट एनेबल्स इट टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के पास ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लार्ज नंबर में कंपाउंड बनते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब उसके पास 4 वैलेंसी है, वैलेंसी उसकी 4 है। दैट मीन्स वहां पे वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन होके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स है उन सब के साथ कंबाइन होके वो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना के वहां पे कंपाउंड बना सकता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके ऐसे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना सकता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना सकता है, ऐसे क्लोज्ड लूप बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। साथ साथ में कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये सब कुछ भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो ये जो 2 प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कार्बन हमेशा लार्ज नंबर में कंपाउंड्स बनाता है। फिर पूछा है कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, ये आप देखोगे तो 2 वैसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन सेम ही दोनों का आंसर आता है। अब आपको पता है कि जाइलम जो है वो क्या करता है, रूट्स के थ्रू वहां पे वाटर को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी सीखा। फिर पूछा है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने डायग्राम प्रोवाइड कर दिया है। फिर पूछा है कि ब्लड सर्कुलेशन लेफ्ट चेंबर में और राइट चेंबर में कैसे होता है। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, ब्लड कैसे फ्लो होता है इन डिटेल आप लोगों को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को डाउट है तब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। फिर पूछा है व्हाई इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम विजिबल इन द स्काई ओनली आफ्टर रेन शावर। कौन सा नेचुरल स्पेक्ट्रम हमें बारिश के बाद दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं रेनबो। कौन सा फेनोमेना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमें एक्सप्लेन करना है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे रेनबो का एक्सप्लेनेशन देना है। जब भी वाटर ड्रॉपलेट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है आफ्टर दिस शावर, तो उस टाइम पे जो सन की लाइट जब उसमें से पास होती है तो वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बिहेव करते हैं एज अ प्रिज्म। अब वो प्रिज्म क्या करेंगे,
जो सन की लाइट है उसका डिस्पर्जन करने का ट्राई करेंगे, मतलब कि उसको 7 कलर्स में स्प्लिट करने का ट्राई करेंगे। एक्चुअल में वहां पे 3 फेनोमेना होते हैं। पहले सन की लाइट बेंड होती है जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, फिर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, साथ साथ में सन की लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो ये 3 फेनोमेना की वजह से वहां पे रेनबो फॉर्मेशन होता है। अब अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, अ कंपास इज प्लेस्ड नियर द वायर ऑफ अ लीनियर कंडक्टर। एक लीनियर कंडक्टर मतलब कि हमारे पास ऐसा एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसके पास हमने कंपास को रखा है। कंपास का मतलब आपको पता चल गया होगा, मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन। फर्स्ट पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज रिवर्स्ड। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होगा, तो उसका भी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आएगा डिफ्लेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स करोगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाए। फिर पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड। अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। तो इसका आंसर आएगा डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। थर्ड में पूछा है, कंपास इज टेकन फार फ्रॉम द लीनियर वायर। अगर हम ये कंपास को दूर लेके जाएंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि डिफ्लेक्शन विल स्टॉप या तो नो डिफ्लेक्शन। और लास्ट में पूछा है, कंपास इज ब्रॉट नियर टू द लीनियर वायर, मतलब कि उसको नजदीक लेके आएंगे तो अगेन डिफ्लेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट विल शो डिफ्लेक्शन। सिंपल, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का, why is energy flow always unidirectional in ecosystem? Give with a proper understanding. क्यों हमेशा एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में यूनिडायरेक्शनल होता है? तो हमें पता है कि एनर्जी जो है वो सबसे पहले कहां से आती है, सन से आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स के द्वारा। वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसकी वजह से प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं। वो जो फूड है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद थर्ड कंज्यूमर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी प्लांट ने एनिमल को खा लिया, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि कोई प्लांट कंज्यूम हो जाता है बाय द एनिमल। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा जो है कंज्यूम हो जाता है बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को हमेशा कोई टर्शियरी कंज्यूमर खा जाता है। मतलब कि हमेशा लोअर लेवल से अपर लेवल वैसे ही एनर्जी का फ्लो होता है, फूड का ट्रांसफर होता है, इसलिए इस चीज को कहा जाता है इट इज यूनिडायरेक्शनल। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे हम पेपर नंबर 5 से। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।